हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रियलिज्म। सो रियलिज्म होता क्या है? फर्स्ट तो हमें इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। सो रियलिज्म किसके अगेंस्ट आया? रियलिज्म आया है रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में। रोमांटिसिज्म में क्या होता था? हर चीज़ को हम जो देखते थे, हम रोमांटिसिज्म में हर चीज़ को सब्जेक्टिव की तरह देखते थे। लाइक हर एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेगा। हम लाइफ को बहुत ज़्यादा आइडियल मानते थे। तो ये जो रियलिज्म है, रियलिज्म आया है पोस्ट लाइक रोमांटिसिज्म 1837 के अंदर एंड हो गया था, लाइक 1798 से 1837। लेकिन जो रियलिज्म है वो इसके बाद ही आया, लाइक बैकड्रॉप ऑफ रोमांटिसिज्म अगेंस्ट द रोमांटिसिज्म आया था। सो इसका जो टाइम है वो 1848 को हम ले सकते हैं। ये एक एस्थेटिक रिबेलियस अगेंस्ट द प्रीसीडिंग रोमांटिक मूवमेंट, जो कि मैंने अभी बोला है कि ये एक तो रोमांटिसिज्म के साथ में गॉथिक मूवमेंट भी था। तो ये एक्सोटिक जो पोइट्री थी और जो लाइफ को आइडियल आइडियल दिखाया जाता था उन पोएम्स में, तो ये उनके अगेंस्ट में आया था। तो अगर मैं समराइज करूं तो रियलिज्म कब आया था? 1847 के आसपास आया था। कब आया था? रोमांटिसिज्म के बाद में आया था। किसके अगेंस्ट आया था? रोमांटिसिज्म आइडियाज और रोमांटिसिज्म पोइट्रीज के अगेंस्ट आया था। इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था कि हमें लाइफ को जैसी है वैसी दिखाना चाहिए। हमें लाइफ को लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को दूं, तो अगर मैं मेरा जो चश्मा है, मैं उस चश्मे में रंग बिरंगे कलर पहन लूँ या लेंसेज पहन लूँ, तो मुझे पूरी दुनिया बहुत सुंदर लगती है। तो ये तो होता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक कलरफुल लेंस की तरह है। वहीं जो रियलिज्म है वो एकदम, अगर मैं क्लियर ग्लासेस पहनूं तो मुझे इस दुनिया की क्रुएलिटी दिखेगी। मुझे दिखेगा कि लाइफ बहुत क्रूल है और जैसी है लाइफ मुझे वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो रियलिज्म वही कहता है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करता है, एमिंग टू पोर्ट्रे द ट्रूथ ऑफ लाइफ विदाउट द कलर्ड लेंसेज, जो कि मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। ये ऑप्टिंग इंस्टेड फॉर अ क्लियर ग्लास, ये क्लियर ग्लास की बात करता है। ठीक है। अब ये आया क्यों? ये इन चीज़ की ज़रूरत क्या थी? लाइक जब हम रोमांटिक मूवमेंट में पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुका था। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में बढ़ चुका था और एक नई मिडिल क्लास वहाँ पे राइज हो गई थी, जिसे हम कहते हैं बॉर्जियासी। तो ये जो बॉर्जियासी जो पीपल थे, जो कि ये मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास वहाँ पे आया था, तो अब उन्हें इंटरेस्ट था कि कोई उनकी जो लाइफ है, जो उनकी लाइफ है उनको डिपिक्ट करे पोएम्स में या फिर नॉवेल्स में। तो रियलिज्म वहाँ से आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं कि ये इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर ये ऑर्डिनरी इंडिविजुअल पे फोकस करता है। फर्स्ट चीज़, जैसे कि मतलब मिडिल क्लास के बारे में बात करेगा तो ऑर्डिनरी जो इंडिविजुअल होगा, ये किंग्स के बारे में बात नहीं करता। ये नेचर को बहुत ऊपर नहीं दिखाता। ये सिर्फ जैसा है, हमारे जो डेली स्ट्रगल्स है, ये डेली स्ट्रगल्स को के ऊपर बात करेगा। ये फैमिलियर प्लेसेस के बारे में बात करेगा, ये फैमिलीज के बारे में बात करेगा। ये मिडिल एंड लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। ठीक है। अब अगर हम आगे जाएं तो इसमें जो नैरेटिव स्टाइल होता है, नैरेटिव स्टाइल इसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है माइन्यूट डिटेल, जहाँ पे हम जो एवरीडे अकेरेंस होता है ये वो दिखाता है, उसको बिल्कुल प्रिसाइज दिखाता है। जैसे कोई इंसान है वो अपनी लाइफ जी रहा है, तो ये बिल्कुल प्रिसाइजली दिखाएगा कि वो कैसे खुद का खाना बनाता है, वो कैसे सुबह उठता है। हर चीज़ ये माइन्यूट डिटेल में समझाया जाएगा। वहीं जो प्लॉसिबल प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े से प्लॉसिबल जो प्लॉट्स होते हैं वो होते हैं जो कि इसमें हल्का सा प्रोबेबिलिटी पे ये चलता है। लाइक जो माइन्यूट डिटेल होती है वो तो बिल्कुल जो कि एवरीडे अकेरेंस, एवरीडे एक्टिविटीज़ है, ये उनको डिपेंड करती है। वहीं जो प्लॉसिबल प्लॉट्स होते हैं वहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दिखती है कि जो लाइफ में हो सकता है। दो तरीके के हमने देख लिए। एक तो था नैरेटिव स्टाइल, जहाँ पे माइन्यूट और मतलब प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन, जो एवरीडे एक्टिविटीज है उसको दिखाते हैं। वही जो प्लॉजिबल प्लॉट्स होते हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी को, जो दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ अकरिंग इन रियल लाइफ, लाइक होगी नहीं, लाइक हो सकती है, ये उन्हें दिखाता है। अब आगे चलते हैं। इम्पर्सनल जो नरेशन होता है, इम्पर्सनल नरेशन क्या होता है? जहाँ पे हम जहाँ पे जो पोएट होता है या फिर जो ऑथर होता है वो अनबायस्ड, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, जो वो देख रहा है वही वो बता देता है, उसमें वो अपने इमोशंस ऐड नहीं करता, तो उसे कहते हैं इम्पर्सनल नरेशन। फिर होता है सोशल फंक्शन। क्या होता है? सोशल फंक्शन होता है जहाँ पे, तो इम्पर्सनल नरेशन हमने पढ़ लिया। सोशल फंक्शन जो होता है वो होता है जहाँ पे हम सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री करते हैं, सोसाइटी के अंदर जो इनजस्टिस हो रहे हैं उन पे कमेंट्री करते हैं, सोसाइटी की जो पॉवर्टी है हम उसे डिपिक्ट करते हैं, तो वो होता है सोशल फंक्शन। फिर हम आगे बढ़े तो जो ये रियलिज्म है, ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग है, ये जो स्टार्ट हुई, इसकी जो रूट है वो फ्रांस में हमें दिखती है। अब स्टार्ट कौन करने वाला था? लाइक ये स्टार्ट कहाँ हुआ? फ्रांस में। अब फ्रांस में स्टार्ट किसने किया? तो उसमें एक बहुत बड़े पोइट का नाम आता है जिनका नाम है ऑनर दी बाल्जाक। तो इन्होंने फ्रांस के अंदर ये स्टार्ट किया था। इन्होंने जो डिटेल्ड सोसाइटी की वाइड ऑब्जर्वेशन की और इनके जो वर्क्स थे, इनके अंदर हमें दिखता है कि इन्होंने सोसाइटी को जैसी है वैसी दिखाया। तो हमें फर्स्ट नाम तो याद रखना पड़ेगा, ऑनर बाल्जाक। फिर सेकंड गुस्तावे फ्लॉबर्ट। गुस्तावे फ्लॉबर्ट की एक वर्क भी है उनका, मैडम बोआरी। तो मैडम बोआरी जो कि इन्होंने 1857 में लिखी थी। तो आप दो चीज़ें आप याद रखना। एक तो आप याद रखना ऑनर दी
बाल्जाक एंड सेकंड गुस्तावे फ्लॉबर्ट। फिर थर्ड एक और इसी समय एक नेचुरलिज्म भी वहाँ पे फ्रांस के अंदर है, एक नेचुरलिज्म भी आएगा। और जो नेचुरलिज्म का जो हम लाइक कौन लाया नेचुरलिज्म, फर्स्ट चीज़ तो है नेचुरलिज्म होता क्या है। तो नेचुरलिज्म ये कहता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। लाइक हम वही बनते हैं, जैसे हम अभी कहते हैं कि हम वही बनते हैं जिन लोगों के आसपास हम रहते हैं या जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं। तो नेचुरलिज्म वही कहता है कि हम हमारा जो एनवायरनमेंट होगा या फिर हमारी हेरिडिटी जो हमें जीन्स हम हमारे पेरेंट्स से हमें मिलेंगे, तो हम एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के प्रोडक्ट है। तो ये नेचुरलिज्म कहता है। इनके प्रोपाउंडर है एमिले जोलर, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी नाना। तो आप याद रखना एमिले जोला जिन्होंने नाना लिखी थी। वहीं जो जोला ये कहते हैं कि फादर ऑफ नेचुरलिस्टिक नॉवल है ना, वो बाल्जाकी है। ठीक है, तो वैसे नेचुरलिज्म के जो प्रोपाउंडर वो एमिली जोला है जिन्होंने नाना लिखा है, लेकिन वो जो ये खुद है जोला, ये कहते हैं कि बाल्जाक है रियल फादर ऑफ नेचुरलिस्टिक नोवेल। अब इंग्लैंड में आ जाते हैं। तो फ्रांस का हो गया, फ्रांस में स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड में ये जो स्टार्ट हुआ है ये जॉर्ज एलियट की नोवेल से हुआ। जॉर्ज एलियट का बहुत फेमस नोवेल है जिसका नाम है मिडल मार्च। पूरा नाम है मिडल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। तो आप सिर्फ मिडल मार्च याद रखें ना कि जॉर्ज एलियट ने क्या लिखा, मिडल मार्च लिखा है। अदर यहाँ पे जो फिगर्स थे जो कि रियलिज्म पे ही इन्होंने जो लिखा है वो है आर्नोल्ड बेनेट, ठीक है, जॉर्ज गिसिंग। आप अगर इनके वर्क्स आपको याद होते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन इतना मक नहीं कर पाते हो तो आप सिर्फ नाम तो याद रखिए ही कि एक तो आर्नोल्ड बेनेट थे और एक जॉर्ज गिसिंग था। आर्नोल्ड बेनेट का जो वर्क था, उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको डॉक्यूमेंट किया है इन द स्टेफोर्ड शायर के अंदर, ठीक है। और बस आप इनके नाम याद रखना, आर्नोल्ड बेनेट है और जॉर्ज गिसिंग है। अब यूनाइटेड स्टेट्स पे आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो पाइनियर हैं अमेरिकन रियलिज्म के, वो है विलियम डीन हॉवेल्स। आप इसको याद रखना, और इनका वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइज ऑफ सिलास लाफेम लिखा है। वहीं मार्क ट्वेन है, मार्क ट्वेन भी इसके अंदर आते हैं। मार्क ट्वेन ने मिसिसिपी वैली के आसपास इनका जो वर्क भी है वो सारे मिसिसिपी जो सेटिंग है वो मिसिसिपी रिवर के आसपास ही इनकी सेटिंग। और मार्क ट्वेन ने भी बहुत रियलिस्टिक, इन्होंने स्लेवरी के बारे में, इनके जो वर्क है वो स्लेवरी के बारे में बताते हैं, उस समय की अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बताते हैं। तो आपको अमेरिका में किन किन को याद रखना है, विलियम डीन हॉवेल्स को, मार्क ट्वेन को, स्टेफन क्रेन को आप याद रखिए, और हेनरी जेम्स को। हेनरी जेम्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो विलियम डीन हॉवेल्स को याद रखना है, इनका वर्क है द राइज ऑफ सिलास लाफम। मार्क ट्वेन का इन्होंने मिसिसिपी वैली या मिसिसिपी रिवर के आसपास की सेटिंग के वर्क दिए हैं। स्टीफन क्रेन का द रेड बैज याद रखना, द रेड बैज ऑफ करेज। और हेनरी जेम्स का याद रखना, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब इसमें सब जॉनरा भी होते हैं रियलिज्म में। जैसे फर्स्ट होता है मैजिकल रियलिज्म। अब मैजिकल रियलिज्म क्या होता है, इसमें हम रियलिज्म तो दिखाते हैं लेकिन इसमें हल्की सी हम फैंटेसी भी ऐड कर लेते हैं। और इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, ठीक है। और सेकंड, हम अगर मैजिकल में तो हम फैंटेसी दिखा देते हैं। फिर आते हैं सोशल रियलिज्म, दिखाता है जो क्लास है, पॉलिटिकल कंडीशन है या फिर क्लास सेग्रीगेशन है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको दिखाता है सोशल रियलिज्म, ठीक है। फिर होता है किचन सिंक रियलिज्म। तो किचन नाम आ रहा है तो आप ये मत समझना कि किचन से रिलेटेड है, ये किचन से रिलेटेड नहीं है। ये है डेली लाइफ्स ऑफ वर्किंग क्लास, लाइक पब की सेटिंग होना, या फिर जो वर्किंग क्लास होती है जो कि सबसे प्राइमरी एक्टिविटीज करें, जो इंडस्ट्री में सेकेंडरी एक्टिविटीज कर रही है, जो नीचे मजदूर क्लास है, ये उनको दिखाता है। जैसे पब में वो जाते हैं रात को, डोमेस्टिक सेटिंग को दिखाते हैं। और किचन सिंक रियलिज्म के जो प्रोपाउंडर है वो है जॉन ब्रेन, ठीक है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म के जो प्रोपाउंडर है वो है दोस्तोयेव्स्की, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, जिनके बहुत सारे वर्क है। वाइट नाइट्स है, क्राइम एंड पनिशमेंट है। तो वन ऑफ द माय फेवरेट है, अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर इनका वर्क पढ़िए। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो 20th सेंचुरी के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट है वो सिगमंड फ्राइड नहीं है, वो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है। तो इन्होंने इतना, इनके जो वर्क है उसमें इतना इन्होंने साइकोलॉजिकल रियलिज्म दिखा दिया था, लाइक ही वाज बेस्ट इन हिज वर्क इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। मैजिकल रियलिज्म में तो हो गया गैब्रियल गार्सिया मार्केज। सोशल रियलिज्म में विक्टर ह्यूगो, ठीक है। और किचन के अंदर मतलब किचन सिंक रियलिज्म में जॉन ब्रेन, और साइकोलॉजिकल रियलिज्म में फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम। व्हाट मूवमेंट डिड रियलिज्म प्राइमरली रिएक्ट अगेंस्ट। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट आया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन व्हाट ईयर डिड लिटरेरी रियलिज्म इफेक्टिवली स्टार्ट। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये लाइक मैंने बार बार बोला है कि ये रोमांटिक पीरियड के बाद में हुआ है, और 1850s के अराउंड ये हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1855, ठीक है। वो इज नोन एज द फादर ऑफ नेचुरलिस्टिक नोवेल। तो फादर ऑफ नेचुरलिस्टिक नोवेल, इसके प्रोपाउंडर तो थे एमिली जोला, लेकिन एमिली जोला खुद कहते हैं कि इसके जो नेचुरलिस्टिक नोवेल होती है उनके फादर जो थे वो थे ऑनर दी बाल्जाक। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ, तो बी इज द करेक्ट आंसर इधर। व्हाट इज द हॉलमार्क फोकस ऑफ नेचुरलिज्म का फोकस कहाँ होता था। तो इनका फोकस होता था नेचुरलिज्म। मैंने बोला था नेचुरलिज्म का मतलब ये होता है जहाँ पे एमिली जोला ये बिलीव करती थी कि जो एक ह्यूमन होता है वो डिफाइंड होता है उसकी हेरिडिटी और उसके एनवायरमेंट पे। तो यहाँ पे एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म मींस हेरिडिटी। वो रोट मार्क्स किसने लिखी, ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, यह है जॉर्ज एलियट का, ठीक है। विच ऑथर इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग रीजनल अमेरिकन डायलेक्ट्स इनटू मेन स्ट्रीम रियलिज्म।
तो मैंने बोला था कि अमेरिकन सोसाइटी को जिसने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, या फिर मिसिसिपी रिवर के आस-पास वाली सेटिंग जिसने बताया है, या फिर के ऊपर या स्लेव के ऊपर जो उस समय डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, या फिर जो अगेंस्ट लॉज थे ब्लैक पीपल के, उसको किसी ने अच्छे से दिखाया, वो है मार्क ट्वेन ने। तो इसका आंसर होगा मार्क मार्क ट्वेन। तो व्हाट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिज्म में, जैसे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की थे जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म में लिखते थे। तो साइकोलॉजी में क्या होता है, हम पर्सन के अंदर जाते हैं, लाइक पर्सन कैसे सोचता है, वो उसका उसका बिलीव क्या है, उसकी शैडो क्या है अंदर, लाइक तो जैसे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की इसके अंदर बेस्ट थे, जहाँ पे इंटरनल कैरेक्टर मोटिवेशंस पे वो वर्क करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। किचन सिंक रियलिज्म सेंटर्स ऑन विच ग्रुप, ये उस लोअर क्लास को जो डिपिक्ट करता था, तो वो दिखाता था किचन सिंक रियलिज्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इन रियलिस्ट फिक्शन द नरेटर इज यूजुअली, तो रोमांटिसिज्म में तो सब्जेक्टिव होता है और रियलिज्म में ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। विच नॉवल इज कंसिडर्ड द टेक्निकल ब्लूप्रिंट फॉर रियलिस्ट नरेशन, तो रियलिस्ट जो नरेशन जो 1857 के अंदर जो रियलिस्ट नरेशन का जो ब्लूप्रिंट है, वो मैडम है बाउडी, एक वर्क है जिसको लिखा था फ्लॉबर्ट ने, गुस्तावे फ्लॉबर्ट ने, फ्रांस के अंदर। तो उसके अंदर हमें दिखता है कि वो एक ब्लूप्रिंट है रियलिस्ट नरेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैडम है बोवारे। वो रोट द राइज ऑफ सिलास लैफेम, तो ये तो मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अमेरिकन रियलिज्म के जो प्रोपाउंडर है वो है विलियम डीन हाउस, और इन्होंने ये लिखी थी द राइज ऑफ सिलास लाफम। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज मैजिकल रियलिज्म ट्रीट एज नॉर्मल, मैजिकल रियलिज्म क्या होता है, जहाँ पे हम फैंटेसिक एलिमेंट उसमें मिला देते हैं रियलिज्म में। ठीक है। और इसके जो प्रोपाउंडर थे, अगर आप लोगों को याद है तो आप कमेंट्स में प्लीज लिखिए, मैंने अभी डिस्कस किया था वीडियो के आगे। 13th क्वेश्चन, विच ऑथर डिपिक्टेड द रियल बट प्रीवियसली अनटोल्ड बैटरफील्ड कंडीशन, तो बैटरफील्ड कंडीशन पे किसने लिखा था, और रियल बैटरफील्ड कंडीशन पे किसने लिखा था, तो आप याद रखना स्टेफन क्रेन पे। ठीक है। व्हाट डज द बॉर्जियोसी इन्फ्लुएंस सजेस्ट अबाउट रियलिज्म, बॉर्जियोसी कौन थे, मिडिल क्लास पीपल, तो अब फोकस ऑन मिडिल क्लास। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर रियलिस्टिक ट्रेट, तो जो रियलिस्टिक का कौन सा ट्रेट नहीं है। माइन्यूट डिटेल, हाँ माइन्यूट डिटेल तो रियलिस्टिक करते हैं। प्लॉजिबल प्लॉट्स, हाँ प्लॉजिबल प्लॉट्स ये करते हैं। सोशल डॉक्यूमेंट्री, हाँ सोशल डॉक्यूमेंट्री करते हैं। आइडियलाइजेशन ये नहीं दिखाते, रोमांटिसिज्म वाले आइडियलाइजेशन दिखाते थे, वहीं ये जो लोग थे ये लाइक लाइफ को जैसी है वैसी डिपिक्ट करते थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सोशल 16 क्वेश्चन, सोशल रियलिज्म इज मोस्ट कंसर्न विद पैलेस पॉलिटिक्स, वर्किंग क्लास स्ट्रगल, एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट सूरियलिज्म। तो सोशल रियलिज्म क्या दिखाता है, वर्किंग क्लास स्ट्रगल्स को दिखाता है। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वो रोड क्राइम एंड पनिशमेंट इज रिटन बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और कोई वर्क आपको याद हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं बाय इंस्टाग्राम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। लाइक वो वैसे ही फेमस है, लाइक अभी बहुत ज्यादा लोगों को उनके वर्क के बारे में पता चल रहा है। तो अगर आप भी कीन इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज आप अपना फेवरेट वर्क बताइए फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का, आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8, रियलिज्म एम्फेसाइज द रिपोर्टिंग ऑफ everyday life, which school of philosophy, question number 19, which school of philosophy argues that the universe exists independent of us and is governed by laws we must adopt to, like कौन सी एक फिलोसफी है जो कि ये बिलीव करती है कि यूनिवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट, है ना, और हमें अडेप्ट करने पड़ेगा यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, लाइक लाइफ तो क्रूल है, हमें उसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। तो वो रियलिज्म कहता है। ठीक है। विच अमेरिकन ऑथर इज ट्रांजिशनल फिगर बिटवीन रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म, तो हेनरी जेम्स इज द ट्रांजिशनल फिगर बिटवीन रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म। इनका वर्क भी है जो भी मैंने आगे बताया था। अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। लेट्स टेस्ट योर एंड सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।